हेलो स्टूडेंट्स। जूनियर अकाउंटेंट की एग्ज़ाम बिल्कुल करीब है अब और मात्र 35 से 40 दिन बचे हैं उस 11 फरवरी में। और ये दिन कैसे निकल गए पता भी नहीं चला और अब ये बचे कुछ दिन हैं, ये भी बहुत जल्द ही निकल जाएंगे। लेकिन कम समय में हम एक क्वालिटी की चीज़ पढ़ सकें, हमारा यही टारगेट होता है कि हम एक क्वालिटी की चीज़ तुम्हें दे सकते हैं एक वीडियो के माध्यम से। तो समय कम है, ज़्यादा चीज़ें हम नहीं पढ़ सकते, कम चीज़ें पढ़ सकते हैं, लेकिन उस कम अगर वो क्वालिटी का हो तो वो चीज़ हमारे एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। तो आज हम देखने वाले हैं, आज मैं तुम्हारे लिए थोड़ी नई चीज़ लेकर आया हूँ और वो नई चीज़ ये है कि जूनियर अकाउंटेंट में जो साइंस में टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मैं आपके सामने लेकर आ रहा। आज मैंने पहला टॉपिक उठाया है मानव रोग। अब मैं क्या करने वाला हूँ, इस मानव रोग के जो पिछले सालों में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं इस टॉपिक के बेस पर एक वीडियो में एक टॉपिक कंप्लीट करवा दूंगा। अगली वीडियो में अगले टॉपिक के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस होंगे सबको यहाँ पर डिस्कस किया जाएगा। तो थोड़ा तसल्ली रखिए और इस चीज़ वीडियो को देखिए, बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाली है और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। एक ही क्वेश्चंस पर हम चर्चा करेंगे, डिटेल में चर्चा करेंगे। अब ये जो पहला सवाल है ये पिछले एग्जाम में आया हुआ सवाल है, इसके बारे में चर्चा करेंगे, इसका सही आंसर क्या है, क्यों है, सब कुछ हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। पहला सवाल है, मानव में डाउन सिंड्रोम का कारण है। किस चीज़ का कारण है डाउन सिंड्रोम का? ये बहुत ही ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो डाउन सिंड्रोम से हमेशा क्वेश्चंस आने की संभावना होती है। अब इसमें हम बता सकते हैं कि कौन सा आंसर सही है, लेकिन उससे पहले हम इसकी जड़ तक पहुंचना चाहेंगे कि डाउन सिंड्रोम होता क्या है। तो सबसे पहले हम देखेंगे सिंड्रोम क्या होता है। सबसे पहले अगर हम देखें बेसिकली चीज़ की सिंड्रोम क्या होता है, तो किसी भी बीमारी को हम क्या बोलते हैं, सिंड्रोम बोलते हैं। बीमारियां भी बहुत टाइप की होती हैं, एक होती है आनुवांशिक रोग, एक होता है आनुवांशिक रोग जैसे कि माता पिता से जो रोग बच्चों में आता है उसे हम क्या बोलते हैं, आनुवांशिक रोग या फिर जेनेटिकली डिजीज, आनुवांशिक रोग। कुछ होते हैं हम जन्मजात रोग या फिर जन्म के बाद जो उत्पन्न होते हैं उनको हम अलग कैटेगरी में रखते हैं। लेकिन जिस सिंड्रोम का मतलब अगर हम देखें तो क्या होता है, कोई भी बीमारी। अब हम देखते हैं डाउन क्यों होता है। ये डाउन शब्द कहाँ से आया? तो इस डाउन सिंड्रोम की जो खोज है, खोज करने वाले वैज्ञानिक थे जॉन लैंगडन डाउन। अब मतलब कि सीधा सीधा देखा जाए तो क्या हमारे सामने जो चीज़ निकल कर आ रही है वो ये है कि एक जॉन लैंगडन डाउन नाम के साइंटिस्ट थे। इन्होंने 1862 में इस सिंड्रोम की खोज करी थी। सबसे पहले 1862 में इस सिंड्रोम की खोज करी थी कौन से साइंटिस्ट ने? जॉन लैंगडन डाउन ने। तो इन्होंने खुद के नाम पर, अब अंग्रेजी साइंटिस्ट हैं, इन्होंने पूरी साइंस खुद के नाम पर रच दी है, तो अब क्या करना, हमें तो पढ़ना पड़ेगा। तो जॉन लिंगडन डाउन नाम के साइंटिस्ट ने 1862 में इसकी खोज करी थी, तो उनके नाम पर इसका नाम क्या रख दिया गया, डाउन सिंड्रोम। सिंड्रोम का मतलब होता है कोई बीमारी, और डाउन कहाँ से लिया गया है, इसकी खोज किसने की, जॉन लिंगडन डाउन ने 1862 में। ये चीज़ क्लियर है, नोट भी कर सकते हो तुम लोग। अब ये होता क्या है, इसको समझेंगे हम बहुत ही अच्छे तरीका से, एक ऐसा तरीका जिससे तुम इस चीज़ को कभी नहीं भूल पाओ। और मेरे ये 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट की वीडियो आपकी एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल हो, मैं यही चाहता हूँ। अब हम देखते हैं मानव में टोटल जो गुणसूत्र होते हैं, टोटल जो क्रोमोसोम होते हैं, गुणसूत्र जिसे हम बोलते हैं, गुणसूत्र कितने होते हैं? 46 गुणसूत्र होते हैं। अगर कोई सवाल आए कि मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, तो 46 होती है। अब ये किस प्रकार से बद्धित होते हैं आपस में, तो हम देखते हैं मादा में और नर में, दोनों में किस प्रकार से जॉइंटेड होते हैं। तो अगर हम देखें तो 46 में से मानव में जो 44 गुणसूत्र होते हैं, 44 गुणसूत्र होते हैं, वो होते हैं कायिक गुणसूत्र, मतलब कायिक
गुणसूत्र बोलते हैं 44 को, जबकि 2 गुणसूत्र हमारे होते हैं लिंग गुणसूत्र। मतलब अब दोनों में अंतर अगर हम समझे, कायिक क्या होता है, मतलब शरीर संरचना। तो 44 ऐसे गुणसूत्र जिनसे हमारे शरीर की संरचना बनती है, जबकि 2 ऐसे गुणसूत्र होते हैं हमारे अंदर जिनसे हमारा लिंग का निर्धारण होता है, मतलब कि जो पैदा होगा वो बच्चा लड़का होगा या फिर लड़की। इतना क्लियर है। अब दोनों में किस प्रकार जॉइंटेड होते हैं? अब दोनों में 46 पाए जाएंगे। किसमें? नर में और मादा में, दोनों में 46 गुणसूत्र होते हैं। अब इनका जोड़ा कैसे बनता है? इनका जोड़ा बनता है 2 प्रकार से। 44, एक सेकेंड, इसके अंदर जो होता है वो 44 प्लस x और x। अब ये 2 गुणसूत्र क्या होते हैं? ये होता है लिंग गुणसूत्र, जबकि ये 44 क्या है? ये है कायिक गुणसूत्र। और इसमें नर में होते हैं 44 प्लस x और y। इसके अंदर लिंग गुणसूत्र कौन से होते हैं? x y, जबकि मादा के अंदर क्या होता है? x x। फिर इनका अर्धसूत्री विभाजन होता है। अर्धसूत्री विभाजन से ये 2 पार्ट में डिवाइडेशन हो जाता है, क्योंकि मनुष्य में कौन सा विभाजन होता है? अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन का मतलब होता है आधे आधे पार्ट में ये दोनों कन्वर्ट हो जाते हैं अगर वह निषेचन से पहले। तो इनका जो अर्धसूत्री विभाजन होगा वह कैसे होगा कि इस 44 का अर्धसूत्री विभाजन करेंगे हम तो कितने गुणसूत्र आएंगे? 22, और इधर भी 22। आई बात समझ में? 44 का अर्ध क्या हो जाता है? 22। अगर इन दोनों का अर्धसूत्री विभाजन होगा तो ये यहाँ पर कितने गुणसूत्र है? 2। तो एक x यहाँ पर आ जाएगा, एक x नहीं यहाँ पर आ जाएगा। तो मादा के अंदर जो युग्म वो अर्धसूत्री विभाजन के बाद गुणसूत्र बनते हैं वो ऐसे होते हैं 22x और 22x, या फिर इसको 22 प्लस x भी ले सकते हैं, 22 प्लस x भी ले सकते हैं। नर के अंदर क्या होता है? अब ये 44 का डिवाइडेशन होगा 22 प्लस x, और एक पार्ट हो जाएगा इसका 22 प्लस 22। तो अब जिस भी संतान में 22 गुणसूत्र आता है तो वो क्या होता है? पुत्र का जन्म लेती है, जबकि जो भी x गुणसूत्र लेकर आती है वो किसका जन्म लेती है? मादा का जन्म लेती है। अब ये चीज़ क्लियर है। अब डाउन सिंड्रोम क्या होता है? इस चीज़ को समझो। अब इसमें डाउन नहीं होता है, इसमें अप होता है, एक एक्स्ट्रा जुड़ जाता है। अब 21वां जो जोड़ा होता है, 21वां जोड़ा, ये टोटल 22 गुणसूत्र है, लेकिन 21वें जोड़े में एक गुणसूत्र अतिरिक्त एक्स्ट्रा जुड़ जाता है। अब एक गुणसूत्र एक्स्ट्रा जुड़ जाएगा तो यहाँ पर 21 में एक गुणसूत्र एक्स्ट्रा जुड़ जाएगा तो ये 22 हो जाएंगे टोटल, और टोटल यहाँ पर 23 हो जाएंगे। अगर यहाँ पर एक बढ़ेगा तो कंप्लीट जो संतति पैदा होगी उसमें 46 की जगह कितने गुणसूत्र होंगे? 47 गुणसूत्र होने वाले हैं। तो अगर इसका हम आंसर देखें, इसका अगर आंसर हम देखने वाले हैं तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्रोमोसोम संख्या 21 की एक अतिरिक्त प्रति की उपस्थिति। इसका ये सही आंसर हो जाएगा नंबर ए। क्रोमोसोम संख्या 21 की एक अतिरिक्त प्रति इसमें लग जाती है, तो उससे इसकी 46 की जगह जो संतान पैदा होती है उसमें 47 गुणसूत्र आते हैं। अब फिर इसके लक्षण क्या होते हैं? सबसे बड़ी इसका एक अन्य नाम और होता है ट्राइसोमी 21। इसका जो अन्य नाम होता है इसको जल्दी से जल्दी नोट करिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस डाउन सिंड्रोम को ट्राइसोमी 21 या फिर ट्राइसोमी 21 भी कहा जाता है। और इसे हम क्या बोलते हैं? जड़ बुद्धिता। जड़ बुद्धि जो लोग होते हैं, मतलब मंद बुद्धि, या फिर मंगोलिज्म, इसे हम क्या बोलते हैं? मंगोलिज्म। मंगोलिज्म क्या होता है? मंगोलिया जो लोग होते हैं उनकी मतलब ये जो माथा होता है बहुत गोल होता है, छोटा सा होता है, गर्दन मोटी होती है, नाक चौड़ी होती है, आंखें बड़ी बड़ी होती हैं, और ऐसे लोगों में बुद्धि के नाम पर कुछ नहीं पाया जाता है, मतलब इन लोगों में मंद बुद्धि होती है, इसीलिए हम क्या बोलते हैं इसे? मंगोलिज्म, जड़ बुद्धिता। तो ये थी हमारे डाउन सिंड्रोम के बारे में कंप्लीट जानकारी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्रोमोसोम संख्या 21 की एक अतिरिक्त प्रति की उपस्थिति, मतलब इसमें एक्स्ट्रा एक गुणसूत्र ऐड हो जाता है जिसकी वजह से 46 की जगह 47 गुणसूत्र आ जाते हैं अपनी संतति में। तो ये था पहला क्वेश्चन। अब हम देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल क्या कहता है हमारा? अब अगला सवाल क्या है? ध्यान से देखो, गौर से देखो, इसका आंसर बिल्कुल सटीक और बहुत अच्छे तरीके से मैं यहाँ पर समझाने वाला हूँ। सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा आनुवांशिक रोग है? अभी मैंने चर्चा भी करी थी थोड़ी सी देर पहले कि आनुवांशिक रोग क्या होते हैं। आनुवांशिक रोग, अब इसका उत्तर देखने से पहले हम इस चीज़ को समझ लेते हैं, मात्र 1 मिनट लगेगी इसको समझने में। आनुवांशिक रोग क्या होते हैं? ये माता पिता से, मतलब जो पैतृक पीढ़ी होती है, माता पिता से अपनी संतति में स्थानांतरित होते हैं।
स्थानांतरित होते हैं। मतलब कि अगर मोटी मोटी भाषा में सीधी सीधी लैंग्वेज में देखा जाए तो माता पिता में जो रोग रहते हैं, अगर वही रोग अपनी संतति में भी आ जाए तो इस रोगों को हम क्या बोलते हैं? आनुवांशिक रोग। अब एक चीज और पढ़ते हैं हम, आनुवांशिक लक्षण। आनुवांशिक लक्षण क्या होते हैं? माता पिता से जो लक्षण, अब लक्षण कैसे भी हो सकते हैं, रंग हो सकता है, रंग, अगर किसी के माता पिता बिल्कुल गोरे भूरे हैं तो उनकी संतान भी गोरी भूरी पैदा होती है। आई बात समझ में? हाइट, किसी के माता पिता अच्छी खासी लंबाई है तो उसके संतान भी लगभग सभी अच्छी खासी लंबाई को लेकर पैदा होती है। अगर माता पिता में से कोई एक भी बौना है तो उसकी संभावना है, 50% संभावना होती है कि संतान में से कोई एक संतान ऐसी होगी जो बौनी पैदा होने वाली है। तो ये बहुत सारे लक्षण होते हैं, लंबाई चौड़ाई या फिर अपना बिहेवियर, मतलब बहुत सारे लक्षण हैं, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं? आनुवंशिक लक्षण। आनुवंशिकता मतलब माता पिता से अपनी संतति में स्थानांतरित होना। अब ऐसे रोग जो अपने माता पिता से अपनी संतति में स्थानांतरित होते हैं वो कौन कौन से रोग हैं? अभी जो क्वेश्चंस करवाया था मैंने ये भी आनुवंशिक रोग ही था। नंबर 1 रेबीज, ये कुत्ते के काटने से होता है। कुत्ते के काटने से क्यों होता है? क्योंकि उसकी लार में रेबीज नामक विषाणु पाए जाते हैं। अब वर्णांधता, जैसे पोलियो नहीं है, पोलियो भी एक आनुवंशिक रोग नहीं है, चेचक भी नहीं है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? नंबर बी, इसका सही आंसर हो जाएगा वर्णांधता। वर्णांधता इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये कौन सा रोग है? ये है आनुवंशिक रोग। अब वर्णांधता होती क्या है? अब वर्णांधता में समझो, वर्ण का मतलब होता है रंग, वर्ण का मतलब क्या होता है? वर्ण जो होते हैं हमारे रंग होते हैं, और अंधता मतलब अंधता, अंधता का मतलब नहीं पहचान सकते। मैं बिल्कुल अपनी बेसिक लैंग्वेज में बता रहा हूँ, जो अपनी लैंग्वेज होती है उसमें। वर्णांधता का मतलब रंगों में भेद नहीं कर सकते, मतलब ऐसे लोग जो रंगों में, कलर्स में भेद नहीं कर सकते। वो कैसे नहीं कर सकते, इसको हम डिटेल से कैसे समझे? अगर मैं डिटेल से समझाना चाहूँ तो हमारी आँख जो होती है, आँख आँख की जो कॉर्निया में दो प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। एक होती है रॉड सेल, एक होती है कोन सेल। क्षण कोशिका बोलते हैं इसे शंकु कोशिका बोलते हैं। अब ये रॉड सेल क्या करती हैं? ये प्रकाश और अंधेरे में अंतर करती हैं। मतलब प्रकाश और अंधेरे में अंतर का काम किसका होता है? रॉड सेल का। जबकि कोन सेल का काम क्या होता है? रंगों में भेद करना। तो इस रोग में क्या होता है? ये कौन सेल्स जो होती हैं ये या तो कम या ज़्यादा हो जाती हैं, मतलब ये इफेक्टेड होती हैं। इससे होता क्या है कि जो भी लाल रंग है, लाल, नीला, हरा, इन रंगों में जो रोगी है इन रंगों में भेद नहीं कर पाता, आई बात समझ में? क्या होती है वर्णांधता? इसे हम क्या बोलते हैं? आनुवंशिक रोग बोलते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? वर्णांधता। और अगर इसके बारे में अगर हम जानकारी देखें तो इसका जो वाहक होती है, वाहक मतलब वो होती है स्त्री, वाहक स्त्री होती है। जबकि रोगी इसका जो होता है वो होता है, रोगी इसका जो नर होता है, मतलब स्त्रियों में ये रोग नहीं पाया जाता। जबकि वाहक इसकी स्त्रियां होती है, स्त्रियों से ये रोग अपनी संतति में आता है। तो ये थी बहुत सारी जानकारी। अब हम देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल क्या कहता है? हमारा अगला सवाल कहता है कि एक बीमारी है और इस बीमारी का नाम है पीलिया। अब पीलिया किसकी बीमारी है? इसमें सीधा सीधा मतलब है कि कौन से अंग की बीमारी है। किसकी का मतलब होता है अंग, कौन से अंग की बीमारी है। ये जो पीलिया होता है ये किस चीज में अफेक्ट होता है जिसकी वजह से पीलिया हमें होता है। जैसे कि जो श्वास वाला रोग होता है वो हमारे फेफड़े में होता है। तो इस प्रकार से जो भी हैं, तो वृक्क है, किडनी में होता है पीलिया? बिल्कुल नहीं होता। अग्नाशय में होता है, पेनक्रियाज में? बिल्कुल नहीं होता। ये होता है लीवर में, यकृत में। इसे हम क्या बोलते हैं? लीवर में होता है पीलिया, आंख में नहीं होता। सही आंसर हो जाएगा इसका लीवर। इसमें क्या क्या होते हैं? नाखून जो है पीले हो जाते हैं,
नाखून, आँखें, आँखें हुई, जो पेशाब है हमारा, यूरिया है, ये सभी क्या होते हैं, पीले पड़ जाते हैं। अब इसका टेस्ट कैसे होता है, या फिर ये होता क्या है लीवर में, लीवर के अंदर बिलीरुबिन जो होता है, बिलीरुबिन बिलीरुबिन जो होते हैं, इनकी कमी हो जाती है, कमी या फिर अधिकता, इनकी कमी अधिकता के कारण ये होता है। तो इसका जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि पहले किस अंग में होता है, तो किस अंग में होता है, हमारे यकृत में होता है। किस में होता है, यकृत में, जिसे हम क्या बोलते हैं, लीवर में। लीवर पाया कहाँ जाता है, हमारे राइट साइड पाया जाता है, हमारी राइट साइड। जैसे कि हमारा ये जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, ये हमारा स्टोमक होता है, ये छोटी आंत बड़ी आंत होती हैं ऐसे। तो लीवर बेसिकली कहाँ पर पाया जाता है, हमारे इस साइड में पाया जाता है। और लीवर के जस्ट यहाँ पर एक होती है पित्त की थैली, जिससे पित्त रस का निर्माण भी लीवर में होता है। तो अगर सवाल आ जाए पित्त रस का निर्माण कहाँ पर होता है, तो लीवर के अंदर होता है। ये थी इसकी कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन। तो अब हम देखते हैं अगला सवाल। तो हम देखते हैं अगले सवाल हमारे क्या कहने वाले हैं। अगला सवाल है हमारा, यदि माता वाहक है, माता मतलब वाहक है और पिता सामान्य है, तो कितने लड़कों में हीमोफीलिया होगा। अभी मैंने बताया था वर्णांधता में इसी तरीके से हीमोफीलिया में जो वाहक होती है, वाहक क्या होती है, माता होती है, जबकि रोगी कौन बनता है, पिता बनता है। लेकिन अगर पिता सामान्य है और माता वाहक है, तो कितने प्रतिशत ऐसे लड़के होंगे जिनमें हीमोफीलिया रोग हो सकता है, तो वो होंगे 50%। इसका सही आंसर हो जाएगा नंबर सी, 50%। अगर 2 लड़के होंगे तो उनमें से एक रोगी हो सकता है। क्लियर है। अगला सवाल, मिनामाटा या फिर इसे मिनीमाटा रोग भी बोलते हैं, या फिर मिनामाटा रोग जो होता है, ये किसके कारण होता है। ये होता है हमारा जो पारा होता है, पारा या फिर इसे हम मरकरी भी बोलते हैं, और इसका जो फॉर्मूला होता है Hg। किस कारण होता है मिनीमाटा रोग, पारे के कारण होता है, मरकरी, पारे को ही मरकरी बोलते हैं, और इसका फॉर्मूला होता है Hg। तो यहाँ पर Hg कौन से में है, नंबर बी में। Hg इसका क्या हो जाएगा आंसर, बिल्कुल राइट एंड 100% सही आंसर। तो ये क्वेश्चंस थे हमारे मानव रोग से रिलेटेड इस चैप्टर में, जो प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन थे, इन सभी को मैंने यहाँ पर डिस्कस किया है। बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया है। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करिए। और अभी मैं बहुत ही जल्द सभी टॉपिक्स पर वीडियो बनाने वाला हूँ, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, टेलीग्राम से जुड़ो, वहाँ पर सभी न्यूज़ आपको मिल जाती है। तो सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।